जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 9 जनवरी 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस आपके साथ हम करेंगे। देखो, 9 जनवरी फेमस क्यों है? आज के दिन 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी स्वदेश रिटर्न हुए थे। अफ्रीका से भारत गांधी जी रिटर्न हुए थे 9 जनवरी 1915 को, 1915 को। इसलिए आज प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन गांधी जी रिटर्न हुए थे, राइट। फर्स्ट पेज पे कोई खास और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज नहीं है, बस इसको आप एक बार देख सकते हैं और इसके भी बैकग्राउंड में आपको समझना होगा। इसके बैकग्राउंड में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य बनने के बाद भारत की क्या भूमिका रहेगी विश्व के लिए। ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य जो भारत बना है 1 जनवरी 2021 से आने वाले 2 वर्ष के लिए, उसके बाद भारत की भूमिका विश्व के लिए क्या होगी। अब इसको एक बार देख सकते हैं। उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा पाने वाले डीम्ड विश्वविद्यालय विदेश में खोल सकेंगे कैंपस, राइट। तो इसको एक बार आप देख सकते हैं। अब देखो, कल हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आज यहाँ पे दिया हुआ है SC/ST आयोग। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, SC/ST आयोग, महिला आयोग, ये सब आयोग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत के बुक में। GS पेपर 2 में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और वनडे एग्जाम या प्रीलिम्स वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज का दिख नहीं रहा है। अब देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैन्य और सामरिक ताकत में होगा इजाफा। यहाँ से खास करके यहाँ जो दिया हुआ है ये डाटा पर्पज से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा पढ़ें आप खुद से, यहाँ से लेकर के और यहाँ जो ये पूरा पार्ट दिया हुआ है इसको पढ़ें। ये काफ़ी आपको काम दे सकता है, राइट। इंसाफ का दिखावा करता पाकिस्तान। ऑलरेडी पाकिस्तान पे कई बार हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन इसको पढ़ सकते हैं। डिस्प्यूट जो दिया हुआ है, पाकिस्तान में एक मंदिर को तोड़ा गया और तोड़ने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ वर्डिक्ट दिया, तो वो सारे बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। विवेक काटजू का ये एडिटोरियल है, अच्छा एडिटोरियल होता है। विदेश मामले में वो अच्छा पकड़ रखते हैं, तो उनको एक बार देख सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं आप लोग। देखो, रक्षा जगत में बढ़ता भारत का रुतबा, 2-3 बातों को आपको समझना होगा। रक्षा जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। GS पेपर 3 में आपको ये काम दे सकता है और GS पेपर 2 में भी आपको हेल्प कर सकता है, राइट। अब देखो, यहाँ पे एक रक्षा से संबंधित रक्षा उत्पाद निर्यात और संवर्धन नीति 2020 सरकार ये नीति लाई थी और इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इस नीति का मकसद था कि आयात को, जो रक्षा सेक्टर में हम आयात करते हैं, सबसे अधिक हम मंगाते हैं, आयात करते हैं आपको रशिया से, तो आयात को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना इस नीति का मकसद था, जो 2020 में आया था और लास्ट में आया था दिसंबर वगैरह में, या आई थिंक अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास में आया था 2020 में ये नीति। अब देखो, भारत जो है आकाश मिसाइल सिस्टम का निर्यात करने का फैसला लिया है। भारत आकाश मिसाइल को निर्यात करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल को भी भारत निर्यात कर रहा है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल के लिए अभी जो है बस भारत ने फिलीपींस को स्वीकृति दिया है, अन्य देशों को स्वीकृति नहीं मिला है। लेकिन आकाश मिसाइल को भारत बृहद पैमाने पर निर्यात करने की योजना बना रहा है। इससे क्या होगा? अगर मान लो भारत निर्यात कर रहा है तो उससे क्या होगा? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट उससे होगा कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, ठीक है, और भारत का निर्यात सेक्टर मजबूत होगा। अब देखो, भारत जो है ये मिसाइल सिस्टम जो है निर्यात कर रहा है, उसके पीछे में बैकग्राउंड आपको समझना होगा।
4 ग्रुप है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एक ग्रुप है एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, राइट। दूसरा जो ग्रुप है वो है MTCR, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, राइट। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम दूसरा ग्रुप है। तीसरा जो ग्रुप है वो है वासेनार कन्वेंशन है, और चौथा जो है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है। तो ये 4 ग्रुप में जो है भारत 3 का सदस्य है, MTCR का है, वासेनार का सदस्य है, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भारत सदस्य है। भारत सिर्फ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG का भारत सदस्य नहीं है, बाकी तीनों का सदस्य है। ये चारों ग्रुप के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। नेट पे सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, MTCR का भारत सदस्य है, यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है भारत अन्य देशों को दे सकता है, यानी भारत जो है निर्यात कर सकता है अन्य देशों को, क्योंकि भारत MTCR का सदस्य है और इससे मिसाइल अन्य देशों को बेचना भारत के लिए अब आसान हो गया है, राइट। बाकी इसको देख लेना, पढ़ लेना, बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको भारत के रक्षा सेक्टर की जो ये नीति है, रक्षा उत्पादन निर्यात संवर्धन नीति 2020, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसमें भारत ने क्या टारगेट लिया है और भारत की क्या सोच है, क्या रणनीति है, वो आपको इस नीति में नजर आएगा। अब देखो, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि कल मैंने इसके बारे में पता किया था, ये जो कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, इनको गिरफ्तार किया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया है? मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है। इनको इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि ये हिंदू देवी देवताओं पे कटाक्ष कर रहे थे और उसको कॉमेडी के रूप में तब्दील कर रहे थे, राइट। तो इस कारण से इसको जो है मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। एक बार इसको भी देख सकते हैं आप लोग। अब देखो, इकोनॉमिक पेज पे जो है कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है, कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता। आज जो ये न्यूज़ है ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, मार्च 2020 में जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, उससे पहले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $470 के आसपास था। 470 बिलियन डॉलर, सॉरी, $470 बिलियन के आसपास था। और अभी के समय में भारत की विदेशी मुद्रा भंडार $585 बिलियन पहुंच गया। तो भारत एक तरफ तो हमारा देश की जीडीपी काफ़ी नीचे गया, जीडीपी माइनस में गया, और दूसरी तरफ हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी बढ़ रहा है। इससे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपके देश की जीडीपी घट रही है लेकिन आपके देश का मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो? तो ये टॉपिक मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, और इसको लेकर के भी हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि देखो, गोल्ड जो हमारे पास है, हमारे पास गोल्ड का भंडार है। विदेशी मुद्रा के तहत जो है गोल्ड का भंडार काउंट किया जाता है, डॉलर काउंट किया जाता है, विदेशी का अन्य करेंसी जो है जैसे यूरो वगैरह वो सब काउंट किया जाता है। उसके बाद जो है IMF का करेंसी जो है उसको काउंट किया जाता है। ये सारा का सारा विदेशी मुद्रा भंडार के तहत काउंट किया जाता है। तो सबसे पहली बात कि जो गोल्ड का भंडार है, गोल्ड की कीमत बढ़ रही है। मान लो आपके पास 1 kg गोल्ड, और आज से लगभग 1 साल पहले एक भरी गोल्ड की कीमत थी 40,000 रुपया, राइट। एक भरी गोल्ड की कीमत 40,000 थी, यानी 40 लाख रुपए का आपके पास गोल्ड था। आज उसकी कीमत हो गई है, एक भरी की कीमत हो गई है 50,000 रुपया, यानी अब जो है 1 kg गोल्ड का कीमत हो गया 50 लाख रुपया। 10 लाख रुपया जो है बैठे बैठे आपका कीमत बढ़ गया। तो ऐसा ही हुआ भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में, जो गोल्ड की कीमत बढ़ी है तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कॉस्ट बढ़ गया, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि विदेश से हम आयात करना कम कर दिए थे। खास करके लॉकडाउन के पीरियड में हमने तेल मंगाना बंद कर दिया। हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो है सबसे अधिक खपत जो होता है वो होता है तेल मंगाने में, खाड़ी देशों में जाता है पैसा, तो वो हमने काफ़ी कम कर दिया था।
और तीसरी बात क्या है कि जो हमारा निर्यात बढ़ा है, तो ये सारा का सारा फैक्टर है कि हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, राइट। अब देखो ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के बैकग्राउंड में आपको समझना होगा कि निजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च पे जोर दे रहा है सरकार। कल क्या हुआ है कि हमारे देश के अर्थशास्त्रियों के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुलाकात किया और साथ ही साथ मुलाकात करके उनकी राय जानना चाहा, इकोनॉमिस्ट की राय जानना चाहा कि वो देश के बारे में क्या सोचते हैं और क्या वो राय देते हैं। तो उनका भी कहना था, जो देश के इकोनॉमिस्ट हैं उनका भी कहना था कि सरकारी कंपनियों के निजीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाए। सरकारी कंपनियों के निजीकरण की जो बात है वो आज की बात नहीं है, वो 1991 में जब नई आर्थिक नीति लाई थी, 1991 में जब नई आर्थिक नीति लाई थी तो उसी में निजीकरण की बात किया गया था। और निजीकरण के बाद का मतलब ये होता है, निजीकरण की चर्चा की गई थी और कहा गया था कि निजीकरण सरकार को करना चाहिए। इसका मतलब होता है कि सरकार जो है, सरकार के पास जो सरकारी कंपनी है उसका शेयर बेचे और उसको निजी हाथों में ट्रांसफ़र करे, जो अब तक हो रहा है, राइट। और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने की बात कही थी। जो इकोनॉमिस्ट ने सरकार को सुझाव दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुझाव दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कीजिए। तो आपको याद होगा कि कल हमने डिस्कस किया था NIP के बारे में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये जो परियोजना है सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी परियोजना है। इसके तहत 7,000 परियोजना इसके तहत है और इसमें सरकार जो है 111 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। तो ये सब जो परियोजना है उसके बारे में आपको बेसिक जरूर जानकारी होना चाहिए। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो परियोजना है सरकार की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजना है। तो ये सब जो है सजेस्ट किया गया है आपको इकोनॉमिस्ट के द्वारा। तो इसको एक बार डिटेल से पढ़ सकते हैं, डिटेल से पढ़ना जरूर, क्योंकि इकोनॉमिस्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे नहर में आई डॉल्फिन को बेरहमी से मारा गया, कहा पूरे गांव को देंगे दावत। इस तरह की बेवकूफ़ी काम नहीं किया जाना चाहिए। कुछ गांव वाले ने गलती किया, उन्होंने डॉल्फिन को मार दिया एक मछली समझ के, जबकि डॉल्फिन हमारे देश की राष्ट्रीय जीव है। और यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, अब देखो यहाँ पे है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, राइट। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल्ड 1 में जो है डॉल्फिन को रखा गया था। और यूपीएससी पीटी का क्वेश्चन देखोगे, इसका पीटी का क्वेश्चन अगर आप देखोगे आई थिंक 16 या 17 का क्वेश्चन है। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी जीव को अगर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के शेड्यूल 1 में रखा गया है तो उसका मकसद क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो उसका एक ऑप्शन था कि उसका मतलब होता है कि उसको उसी तरह का प्रोटेक्शन दिया जाएगा जिस तरह का प्रोटेक्शन हम टाइगर को देते हैं, राइट। तो यानी डॉल्फिन भी जो है शेड्यूल 1 में है, डॉल्फिन को भी उसी तरह का प्रोटेक्शन है जिस तरह का प्रोटेक्शन हम टाइगर को देते हैं, राइट। जिस तरह से प्रोटेक्शन हम बाघ को देते हैं उसी तरह से डॉल्फिन को हम प्रोटेक्शन देंगे। और डॉल्फिन को जब मारा गया है उसके लिए उन लोगों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सजा होगी, राइट। तो ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जो 4 शेड्यूल है, चारों शेड्यूल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। इसको भी देख लेना, बिहार या सॉरी स्टेट पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। अब देखो ये जो है मल्टी लेयर फार्मिंग, ड्रोन और उन्नत उपकरणों से आएगी नई क्रांति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग पढ़ें। चलिए इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।